Hi friends, so welcome back, welcome to the lecture 7. So in the last lecture what we discussed was Maratha Empire, and in today's lecture we'll be discussing the independent state of Punjab, and you can refer from Spectrum Unit 2 Chapter 5 page 114 to 120, and after this पंजाब के साथ साथ हमारे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उसका हम क्लोजर करेंगे, जिसके अंदर हमने बंगाल, मैसूर, मराठास और आज पंजाब हमने कवर करा है. नाउ फ्रॉम आफ्टर दिस वी विल बी स्टार्टिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इसको एक ऐसे लिख लीजिए क्योंकि मैं इसको बार बार फुल फॉर्म में नहीं लिखूंगा, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, इसका हम एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्टार्ट करेंगे. एंड टुडे वी विल बी स्टडिंग टू प्राइमरी एक्ट्स, रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773 एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784. ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट से इसके मैं अभी आपको नोट्स दे दूंगा, बट इफ यू वांट टू स्टडी दिस तो आई विल टेल यू दैट, जस्ट गिव मी अ मिनट. इसका आप कॉन्टेक्स्ट both the acts you can study from M. Lakshmikant also. पॉलिटी की जो बुक है स्टैंडर्ड रेफरेंस की, इस पे भी हम पॉलिटी भी कवर करेंगे प्रोबेबली इसके बाद, या फिर इसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, बट हम कवर करेंगे इसको. इसमें पॉलिटी में जो इसका पहला है चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ से आप इसका पढ़ सकते हो, बट मैं जो आज आपको नोट्स दूंगा वो सफिशिएंट होंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से इन मॉडर्न हिस्ट्री की रेगुलेटिंग एक्ट क्या क्या चेंजेस लाया और हाउ इट इवेंचुअली बिकेम क्रिटिकल फॉर द ब्रिटिशर्स, और द मेन ब्रिटिश एम्पायर जो पार्लियामेंट थी उनका कैसे होल्ड स्टार्ट हुआ. बिकॉज अभी तक क्या है हम जो डिस्कस कर रहे थे, इट वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी, राइट. तो हाउ ब्रिटिश पार्लियामेंट गॉट इनटू पिक्चर, व्हाट वर द रीजंस एंड व्हाट ऑल अमेंडमेंट्स दे डिड, जिसकी वजह से क्राउन रूल आया. और उसके बाद हमारी जो ट्रेडिंग कंपनी थी ये वाली, उसका और ब्रिटिश क्राउन के संग टुगेदर जो एक साथ उन्होंने मिलके कैसे फिर आगे का अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रूल प्रोसीड करा इंडिया में, दैट विल डिस्कस इन द later classes. But yes, today we will be studying the foundation of the administration under British East India Company, and in this we will be studying two acts, Regulating Act of 1773 and Pitt's India Act of 1784. ठीक है, तो write down the very first heading, Independent State of Punjab. I'll be rubbing this. इसको मैं बीच में एक लाइन बना लेता हूँ फटाफट, जस्ट गिव मी अ मिनट. ये ऊपर की हेडिंग भी मिटा देता हूँ सो दैट आई कैन हैव अ, ठीक है. सो इसको हम डिवाइड कर देते हैं एंड राइट डाउन द वेरी फर्स्ट हेडिंग एज इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पंजाब. पंजाब को मैं पीबी से टाइप कर रहा हूँ तो आप लोग पूरा लिख सकते हो. इन दिस राइट डाउन, रंजीत सिंह was the founder of modern Punjab state and he belonged to सुकेर छाकिया मिसल. मिसल होती है, मैं बता देता हूँ क्या होता है. तो फर्स्टली रंजीत सिंह, ठीक है, he was the founder of Punjab state, ठीक है, and he belonged सुकेर छाकिया मिसल, MISL. Now what is the meaning of misl? Here misl represent the confederation of Sikhs.
कन्फेडरेशन ऑफ सिख, ठीक है, MISL। जो रंजीत सिंह थे वो सुकेर चाकिया मिसल से बिलोंग करते थे। राइट डाउन। नेक्स्ट, ही वॉज accredited with fusing all the Sikh misl to create one powerful state। तो पूरे पंजाब में if this is Punjab as in whole, तो अलग अलग bifurcations थी, अलग अलग मिसल की। so M1, M2, M3। so credit was given to Ranjit Singh for मतलब सबको एक साथ लाए और एक पूरा पंजाब स्टेट बनाया, ठीक है। आफ्टर दिस यू राइट, बाय 1799 ही कैप्चर्ड लाहौर, देन कश्मीर, देन पेशावर एंड देन मुल्तान। तो 1799 लाहौर, कश्मीर, पेशावर एंड योर मुल्तान, ठीक है। नेक्स्ट राइट, ही पेड ड्यू एम्फेसिस ऑन developing a strong military force on model lines, full stop। he hired military expert to train his soldiers, ठीक है। moreover, next you write, moreover his army composition was heterogeneous, and what we mean by heterogeneous, that the composition included Hindus and Muslims, ठीक है। तो जो आर्मी का और जो सोल्जर्स का कंपोजिशन था वो हेट्रोजीनियस था, which means Hindus and Muslims both were the soldiers in his army। Next you write, Maharaja Ranjit Singh with his expansionist policies tried to bring the areas lying east of river Sutlej अंडर हिज कंट्रोल, ठीक है। तो अभी का क्या टाइम था, ये अभी रफली मैं इंडिया बना रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो पंजाब जो रूल में था, इट वाज द वेस्टर्न पार्ट, ये वाला पोर्शन, ठीक है, पंजाब एंड सिंध जिसे कहते थे पहले। So this was in control of Ranjit Singh, and his ambitions was, यहाँ से एक सतलुज रिवर जा रही थी, so this is Satluj river। his ambitions was to expand his territory, his ambitions was to expand his territory beyond, so this is obviously north and east, तो ईस्ट ऑफ सतलुज विच मीन्स दिस एरिया, ठीक है। So the last point that you wrote was the Maharaja Ranjit Singh tried to bring the areas lying east of river Satluj under his control। Next you write, at this time he was stopped by English East India Company, and negotiations happened between the two। From East India Company, person named Charles Metcalfe from East India Company, ठीक है। So the talk happened between Charles Metcalfe and Ranjit Singh, and together they come to the conclusion of a treaty of Amritsar, ठीक है। Write down treaty of Amritsar। This treaty was signed in 1809, ठीक है। 1799 तक एक्सपेंशन था यहाँ तक, और 1809 तक आते आते जो पॉलिसीज थी रंजीत सिंह की
वो सतलुज के ईस्ट में अपना कैप्चर करना चाहते थे, एरियाज एक्सपैंड करना चाहते थे, बट इवेंचुअली दिस एरिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल्स और ईस्ट इंडिया कंपनी रूल. तो टू काउंटर द रंजीत सिंह एग्रेशन, East India Company and Ajit Singh got into a treaty named as Treaty of Amritsar in 1809, and from English side Charles Metcalfe for the person, right? Next you write under the Treaty of Amritsar, Ranjit Singh gave up all his claims on the areas lying east of the river. तो जो प्राइमरी रीजन था जिसकी वजह से वो एक्सपेंशन कर रहे थे, अंडर दिस ट्रीटी ही गेव अप दैट एम्बिशन. And in return, British acknowledged Ranjit Singh's sovereign authority on the western side of Satluj. तो a very normal treaty, ठीक है, ये सतलुज है, सतलुज रिवर. तो यहाँ ब्रिटिशर्स का एक्सेप्ट कर लिया और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आई वुड से अभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टेरिटरी, and this area रंजीत सिंग्स. ठीक है, ये रिवर सतलुज है. अभी रिवर का क्या रोल है वो आगे पता लगेगा. सो राइट डाउन द सेकंड टॉपिक, एंग्लो सिख कॉन्फ्लिक्ट. तो यहाँ तक तो सब एकदम विन विन सिचुएशन चल रही थी, बट एज वी ऑल नो ब्रिटिशर्स कुछ ना कुछ कांड तो करना था. तो राइट डाउन द सेकेंड टॉपिक, एंग्लो सिख कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, एंड ये कॉन्फ्लिक्ट कब स्टार्ट हुआ? एज सुन एज रंजीत सिंह डाइड. तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839, in a quick succession many rulers were appointed who were Khadak Singh, Navnihal Singh, Sher Singh and Duleep Singh. तो Ranjit Singh died in 1839 and followed by quick succession you had Khadak Singh, Khadak, then you have Navnihal Singh, then you have Sher Singh, and then you have Duleep Singh. ठीक है, ये सक्सेसर्स थे रंजीत सिंह के बाद. सो फर्स्ट पॉइंट आपने लिख लिया. नेक्स्ट पॉइंट, एट द टाइम ऑफ दुलीप सिंह पावर वॉज एक्सरसाइज बाय हिज मदर रानी जिंदन. तो इनकी जो मदर थी, मदर नेम वॉज रानी जिंदन, JIN. रानी जिंदन. नेक्स्ट राइट, at this time one British officer, Major Broadfoot, repeatedly provoked Khalsa army and insulted them. ठीक है, तो आ गई ये पिक्चर में मेजर ब्रॉडफुट repeatedly provoked Khalsa army and insulted them. Next right, moreover, on the context of bridge making, I'll just rub this part. Moreover, on the context of building bridge on Satluj river, large number of British troops were brought. तो हुआ क्या, यहाँ जो रिवर थी सतलुज, अब एज सुन एज द ब्रिटिशर्स सॉ कि रंजीत सिंह के डेथ के बाद कोई भी लॉन्ग टर्म सक्सेसर नहीं है, दे स्टार्टेड विद देयर ओन स्ट्रैटेजी. और सतलुज रिवर पे, ठीक है, विथ द एम, मतलब बहाने के साथ कि हम यहाँ ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने आए हैं,
ब्रिटिशर्स बॉट अ होल आर्मी, ठीक है, सो दिस इज आर्मी ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है। और आए इस कॉन्टेक्स्ट से थे कि हम सतलुज रिवर पे ब्रिज बनाएंगे। तो एज सुन एज द रानी जिंदल ने जब ये देखा कि ब्रिज के बहाने इतने सारे ब्रिटिशर्स आ रहे हैं, rather than waiting for their first response, what Rani Jindal did, she initiated the war. So the last point that you wrote was, moreover, on the context of building a bridge on Satluj River, large number of British troops were brought. Full stop. Rani Jindal suspected the fraud and ordered attack on British in 1845. ठीक है, तो पहला वॉर ब्रोक हुआ 1845 में, which was the very first Anglo-Sikh war. तो 1845 में you had your first Anglo-Sikh war, ठीक है। सो ये थी पूरी कहानी फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर की, मतलब प्रीफेस कह लो या रीजंस कह लो, इंट्रोडक्टरी पार्ट कह लो। अब राइट डाउन फर्स्ट एंग्लो-सिख वॉर, so 1845, ठीक है। In this write down, Khalsa army was defeated and many places by the British. The war ended with Treaty of Lahore, ठीक है। तो पहले Treaty of अमृतसर साइन हुआ था, अभी Treaty of Lahore साइन हुआ है। Treaty of Lahore was signed, ठीक है। And as per this treaty, Britishers got half of Punjab and Sindh, and Khalsa army size was reduced, full stop. One British officer, John Lawrence, was appointed as British agent in Punjab. तो area got reduced of Punjab and Sindh, ठीक है। खालसा आर्मी रिड्यूस हो गई, Khalsa army size in fact got reduced, ठीक है। इसके बाद एक इंग्लिश बंदा पंजाब में जाके बैठ गया एज एन ऑफिसर, ठीक है। हिज नेम वाज जॉन लॉरेंस, और इसी महान आदमी ने सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की स्टार्ट करा था, जॉन लॉरेंस, ठीक है। So I'll just repeat what was decided as part of Treaty of Lahore. So British got half of Punjab and Sindh, and Khalsa army size was reduced, full stop. One British officer, John Lawrence, was appointed as British agent in Punjab, ठीक है। After this, write down Second Anglo-Sikh War. ठीक है, राइट डाउन हियर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। राइट डाउन मैनी इन्फ्लुएंसर सिख वर एक्सपेल्ड बाय जॉन लॉरेंस। इस महान आदमी ने पंजाब के अपने ऑफिस में जहाँ इसको बिठाया था, ये उसने वहाँ से मैनी जो सिग्निफिकेंस और जो इन्फ्लुएंसर्स थे from Sikh community, he got them expelled, and moreover British also arrested Rani Jindal at Chunar, ठीक है। तो इसका पॉइंट लिख लो पूरा एज अ नोट। फर्स्ट पॉइंट, अंडर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर दैट many influencer Sikh were expelled by John Lawrence, and moreover British also arrested Rani Jindal, arrested, I think ये चला गया दूसरा लिखते, ठीक है। arrested Rani Jindal at Chunar, CHUNAR, ठीक है। नेक्स्ट राइट,
प्राइमरीली एक ही पॉइंट में सारे रीजन कवर हो गए. नेक्स्ट यू राइट दीज ऑल इवेंट्स लेड टू द सीरीज ऑफ रिवोल्ट लाइक these reasons initiated a series of revolt in places like Multan and Mulraz. ये आपके पंजाब और सिंध पाकिस्तान वाले एरिया की है. After which, full stop, after which British launched all-out attack on Khalsa army and completely routed them in Battle of Chillianwala 1949. ठीक है, तो जहाँ यहाँ रिवोल्ट हुए उसके बेसिस पे ब्रिटिश launched full attack on Khalsa army. ये तो सीरीज ऑफ रिवोल्ट है, ये ऑब्वियसली खालसा आर्मी का ही है. आफ्टर रानी जिंदन वाज अरेस्टेड. ठीक है, तो खालसा आर्मी पे ब्रिटिश लॉन्च्ड फुल अटैक ऑन खालसा आर्मी अंडर द बैटल ऑफ अंडर द बैटल ऑफ चिलियनवाला 1849. ठीक है, अंडर बैटल ऑफ चिलियनवाला 1849. ठीक है, ये बैटल याद रख लेना. एंड आफ्टर दिस ऑब्वियसली ब्रिटिश वॉन एंड पंजाब केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश. ठीक है, इसका कंक्लूजन यही था कि पूरा एरिया इधर जो भी ट्रीटी वगैरह साइन हुई थी सब खटा के पूरा डायरेक्ट रूल आ गया पंजाब का. ठीक है, नाउ सो दिस वाज अ वेरी फर्स्ट टॉपिक पंजाब. छोटा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें, जो कॉन्टेक्सचुअल चीज़ें थी वो बता दी हैं. नाउ राइट डाउन द सेकंड टॉपिक, एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो आप लोग ये टाइमलाइन देख सकते हो कि 1849 तक जब तक सारा रूल आया था ब्रिटिश के साथ, वी वर ओनली लेफ्ट विद 100 ईयर्स. ठीक है, तो 100 ईयर्स तो आपके पूरे जो रूल था उसके लिए बचे थे, बट जो प्राइमरी रूलिंग थी वो 1700 से स्टार्ट हुई थी जब बंगाल के अंदर फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स आए थे. राइट, तो एज यू ऑल नो कि 3 प्राइमरी पोजीशंस थी. यू हैड ठीक है, तो 3 पोजीशंस थी. यू हैड बंगाल. ठीक है, यू हैव प्रोविंसेस कह लो या फिर टेरिटरीज कह लो, कुछ भी कह सकते हो, बट प्रोविंस कह लो. ठीक है, बंगाल था मेन. यू हैड बॉम्बे एंड देन यू हैड मद्रास. ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है, तो I'll just rub this part. ठीक है, सो इसको एक छोटा सा कर लो. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड 3 प्रोविंसेस. ठीक है, यू हैड बंगाल, यू हैड बॉम्बे and then you had Madras. ठीक है, अब इन सब को चलाने वाला, इन सब को एक ऑटोनॉमी बॉडी चलाती थी जिसका नाम था, मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. बिकॉज रिमेंबर अभी तक ये हम जो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये 1849 से पहले का है. ठीक है, जो आपका यू हैड योर 1793 पिट्स इंडिया एक्ट, जो भी चेंजेस आए थे उससे पहले का. ठीक है, तो फ्रॉम हेयर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच कि जब इस्टेब्लिश हुई थी 3 प्रोविंसेस में ब्रिटिश या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्पायर. इधर मैं ईस्ट इंडिया कंपनी लिख देता हूँ, वो बेटर रहेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि जब ब्रिटिश क्राउन इन्वॉल्व हुआ वो आपका मेनली 1857 के रिवोल्ट के बाद था. ठीक है, तो फंक्शनिंग कैसे होती थी उसका हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे
जो 3 प्रोविंसेस को गवर्न करने वाले थे उनको सेलेक्ट करने के लिए यू हैड योर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। अभी इसमें पेट्स इंडिया एक्ट के बाद एक और बॉडी भी जुड़ जाएगी, उसको जब मैं नोट्स में लिखाऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा, तो मैं इसको मिटाऊंगा नहीं अभी। इसके संग एक वो भी लिख लो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये साथ में लिख लो, इसका मीनिंग क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। बट अभी के लिए एट द मोमेंट यू हैड योर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 3 प्रोविंसेस थे और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, ठीक है। इसको मैं यहाँ तक हटा देता हूँ ताकि ये रहे हमारे पास, ठीक है। तो राइट डाउन अंडर दिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये छोटा सा डायग्राम बना लो, इससे जल्दी रिकॉल होगा। सो देयर वर टोटल 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एंड राइट डाउन द वेरी फर्स्ट पॉइंट, that 24 court of directors were appointed annually by the shareholders of the company। तो obviously पूरी कंपनी है तो उसके शेयर होल्डर्स होंगे, एंड कलेक्टिवली शेयर होल्डर्स 24 डायरेक्टर्स को सेलेक्ट करते थे फॉर द पोस्ट ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सेलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स, ये जरूरी है, शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट यू राइट, बाय 1770 देयर वाज 3 प्रेसिडेंसी, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंसी यहाँ लिख लो अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये तो अंडरस्टूड है पॉइंट। नेक्स्ट राइट, all the presidencies were autonomous and were like full-fledged company under East India Company, ठीक है। जो भी प्रेसिडेंसी थी सारी ऑटोनोमस थी, पूरी कोई भी डिपेंडेंस नहीं था किसी पे भी, तो द कीवर्ड इज ऑटोनोमस। नेक्स्ट राइट, all the 3 presidencies reported to 24 court of directors in Britain, ठीक है। ये जो सिलेक्शन होता था ये आपका शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी सेलेक्ट करते थे, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर सेलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन ब्रिटेन, ठीक है, एंड दे यूज टू गवर्न द 3 प्रेसिडेंसीज हु वर ऑटोनोमस इन नेचर, ठीक है। Next you write, so the last point that you wrote was all the presidencies were autonomous and were like a full-fledged company under East India Company. Next you write, none of the presidencies intervened in the affairs of others, ठीक है। Next you write, by 1772, this point is important, तो इसको मार्क कर लेना, बिकॉज यहाँ से इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगी ब्रिटेन की पार्लियामेंट की और द क्राउन रूल की, ठीक है। सो बाय 1772 कंपनी अप्लाइड फॉर 1 मिलियन लोन टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। बैंकरप्सी होने वाली थी इसकी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इन 1772 दे अप्लाइड फॉर 1 मिलियन लोन इन ब्रिटेन पार्लियामेंट, ठीक है। एंड एज सून एज दे अप्लाइड फॉर दिस लोन द बॉल गॉट रोलिंग, ठीक है। So they applied for a loan because they were almost about to get bankrupt, ठीक है, bankruptcy, ये रीजन लिख लो, रीजन था bankruptcy होने वाले थे, तो in 1772 they applied for 1 million loan in British Parliament, ठीक है। In 1765, next point, in 1765 Robert Clive initiated dual government in Bengal। ये हमने बंगाल के लेक्चर में पढ़ा था, तो अगर थोड़ा कुछ पॉइंट मिसमैच हो तो वहाँ जाके एक बार वो लेक्चर देख लेना, उसमें लास्ट में है पूरा ड्यूल गवर्नमेंट पूरा था आपका, जब ये बैटल ऑफ बक्सर के बाद
जो भी हमारे प्रोविंस वो आए थे कंट्रोल में, ठीक है। तो इन 1765, इससे पहले का थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे रहा हूँ मैं कि बैंकरप्सी की नौबत क्यों आई थी, तो इसके बाद ही लिख लो चाहे तो। इन 1765 रॉबर्ट क्लाइव इनिशिएटेड ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल whereby the Diwani right was in hand of company and territorial jurisdiction was in the hand of puppet Nawab known as निज़ामत। ये सेम पॉइंटर्स है, हमने बंगाल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। तो आफ्टर दिस इवेंचुअली लेड टू द डबल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कॉमन पब्लिक ऑफ बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट राइट, आफ्टर 1765, ठीक है, ये इसके बाद हमने 1765 पढ़ा जिसमें ड्यूल गवर्नमेंट ऑफ रॉबर्ट क्लाइव वाज इनिशिएटिव एंड 1770 ग्रेट फेमाइन, जो कि बहुत ही एक ब्लैक स्पॉट है हमारी हिस्ट्री में। ग्रेट फेमाइन हिट बंगाल, ठीक है। सो नेक्स्ट यू राइट, बाय 1770 ग्रेट फेमाइन brought more hardships in the life of people of Bengal. तो 1772 के कंटेक्स्ट में 2 ये पॉइंट्स थे। इसके बाद प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, अ सीक्रेट कमेटी रिपोर्टेड टू पार्लियामेंट, हियर द पार्लियामेंट इज ब्रिटेन का पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो अ सीक्रेट कमेटी रिपोर्टेड टू द पार्लियामेंट दैट कंपनी ऑफिशियल्स हैव गेन्ड GAINED huge wealth for themselves as if they were the नवाब ऑफ लंदन, ठीक है। मतलब इतना चोरी का पैसा लेके गए थे कि दे स्टार्टेड कॉलिंग देम एज द नवाब ऑफ लंदन। अगर आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा हो तो नवाब बेसिकली इंडिया वालों या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को कहते थे, बट दे गेन्ड सो मच ऑफ वेल्थ, द ब्रिटिशर्स और द ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो इंडिया में काम करने के बाद वापस ब्रिटेन मूव हुए, कि दे वर नोन एज द नवाब ऑफ लंदन, ठीक है। नेक्स्ट राइट, नाउ बिकॉज ऑफ देयर करप्शन कंपनी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, ठीक है। ये यहाँ से जितनी भी करप्ट प्रैक्टिस स्टार्ट हुई थी 65, 70 जो भी ऑफिशियल्स थे, उन्होंने इतना करप्शन करा है कि बाय द टाइम दे रीच 1772 दे वर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, ठीक है। सो द लास्ट पॉइंट दैट यू रोट वाज ड्यू टू देयर करप्शन कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्सी, एंड लास्ट पॉइंट यू राइट, इन दिस सिचुएशन ब्रिटिश पार्लियामेंट did not wanted to remain a mute spectator, and as soon as the company applied for loan in parliament, so as soon as the company applied for loan in parliament, they got the rights to check the accounts for the company and further regulate its affairs in India, ठीक है। तो जैसे ही कंपनी ने 1772 में लोन के लिए अप्लाई करा, the Britain parliament got the access or the got the rights to check accounts कह सकते हो, क्या कहते हैं उसको, लेजर बुक कह सकते हो, ठीक है, बैलेंस शीट कह सकते हो, जो भी कहना कह लो, बट हाँ जिसमें हम पूरा अपना अकाउंट्स का रखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स का, उसके राइट्स मिल गए, एंड राइट टू चेक द अकाउंट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उस टाइम पे तो कंपनी थी। एंड देन अकॉर्डिंगली विद द राइट्स एंड द एनालिसिस दे रेगुलेट what the parliament did, they regulated the affairs of company, ठीक है। तो यहाँ पे सारी कहानी हुई, कैसे चलता आ रहा था, कहाँ किस रीज़न की वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट इन्वॉल्व हुआ, और उन्होंने जब ये पता करा कि किस रीजंस की वजह से, प्राइमरीली करप्शन ही था, करप्शन की वजह से कंपनी वाज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट रेगुलेटेड द अफेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। इसके अंदर राइट डाउन द वेरी फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। 1772 के अंदर लोन के लिए अप्लाई करा था और 1773 में पहला एक्ट आ गया, ठीक है। In this write down,
President of company's Calcutta factory was also made the Governor General of all companies territory of India. ठीक है, तो कैलकाटा का जो प्रेसिडेंट था और जो प्रेसिडेंसी थी, इट बिकेम द गवर्नर जनरल, इसको मैं ठीक है, ऑफ ऑल कंपनीज टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसके अंदर आपके सारे आते हैं, पहले तक ऑटोनॉमी थी बट अब गवर्नर जनरल की टेरिटरी में आपके मद्रास और बॉम्बे भी आ गए। ठीक है, ये समझ नहीं आया तो इसको ढंग से लिखता हूँ। मेरी राइटिंग के बारे में कुछ कंसर्न हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट ऑफ कंपनीज कैलकाटा फैक्ट्री was also made the Governor General of all companies territory across India. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट पॉइंट यू राइट, पहले लिख लो फिर बताता हूँ। एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members वर क्रिएटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। ठीक है, एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members वर क्रिएटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। अब फंडा क्या हुआ, यू हैव योर गवर्नर जनरल, ठीक है, प्लस यू हैव योर 4 members, ठीक है, then you have your Madras and then you have your Bombay। इसको अभी लिख लो, मैं बताता हूँ। अब कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हाट वाज द मेजर क्राइटेरिया वाज दैट मेजॉरिटी वोट्स नीड्स टू बी गेन टू इम्प्लीमेंट एनी पॉलिसी। ठीक है, तो अब इसमें हुआ क्या, 7 थे, 4 या उसके ऊपर जितने भी होते थे उसके बेसिस पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल कोई भी पॉलिसी लाता था तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज दे यूज्ड टू कम टुगेदर एंड दे यूज्ड टू नलिफाई द पॉलिसी दैट वर बॉट बाय गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इट बिकेम वेरी टफ और चैलेंजिंग। अगर कोई पॉलिसी ब्रिटेन के पार्लियामेंट के थ्रू गवर्नर जनरल इंप्लीमेंट करने की ट्राई भी करता था तो ये लोग उसको वीटो कर देते थे, मतलब अलाइन ही नहीं होते थे, तो पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो पाती थी। ठीक है, इन दिस ये समझ गए आप। ठीक है, इसका जो पॉइंट था वो ये था, लास्ट पॉइंट, एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members वर क्रिएटेड टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। सो दिस वाज योर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, अभी इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये लिख लो, ब्रैकेट्स में लिख लो क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। बिफोर 1773 गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड बाय द 24 कोर्ट डायरेक्टर्स। ये शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी इनको सेलेक्ट करते थे और ये इन तीनों को सेलेक्ट करते थे। ठीक है, जो कि प्रेसिडेंसी कह सकते हो उस टाइम पे। So was appointed by 24 court directors, but after 1773 British Parliament also had a say in appointing the Governor Generals। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, बिफोर, इसको ऊपर कर देते हैं, 1773 एंड आफ्टर 1773। ठीक है, तो इसमें all the rights were with the 24 court of directors। मैंने ऐसे लिख दिया 24 COD, यहाँ भी लिख देता हूँ 24 COD। एंड इन दिस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अलावा दे हैड अ सेइंग ऑफ पार्लियामेंट ऑल्सो। इसको ब्रिटेन पार्लियामेंट। ठीक है, तो इनका भी से आ गया आफ्टर 1773। ठीक है, ये है बिफोर, ये है आफ्टर, लिख लो। ठीक है, इसको पॉइंट को लिखने के बाद इसी पॉइंट में अगर चाहो तो थोड़ा सब हेडिंग दे देना, क्योंकि वो जो वीटो वाला प्रॉब्लम था ना वो मेंशन करना ज़रूरी है, अदरवाइज प्रीलिम्स में फंस सकते हो। ठीक है, सो इन दिस राइट डाउन एवरी डिसीजन टेकन मस्ट पास थ्रू द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ काउंसिल। पॉलिटी के अंदर हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी। तो उस टर्म्स में क्या था, सिंपल था, 7 में से अगर जिसके
3 वोट या 4 वोट से ज़्यादा हैं उसका वो माना जाएगा कि ठीक है, राइट है कि वेदर इट्स अप्रूवल फॉर द पॉलिसी और फॉर द लॉ, और कि मना है कि भाई ठीक है नहीं लेके जा सकते. ठीक है. आफ्टर दिस यू राइट दिस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ऑल्सो मेड बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट टू बंगाल. ठीक है, ये यहाँ पे जो इक्वल राइट्स मिले ये 1773 पे ही मिले. उससे पहले गवर्नर जनरल वो सिंगल एंड ही यूज टू, मतलब सबका इंडिपेंडेंट था. ठीक है, कोई किसी के टेरिटरीज में इंडल्ज नहीं होता था. बट यहाँ पे इक्वल राइट्स वर प्रोवाइडेड, तो सब सबॉर्डिनेट हो गए. तो इनका रोल कब हुआ, जब अगर गवर्नर जनरल को कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी थी तो उसको राइट्स के साथ लेके आना पड़ता था. एंड सिंस कोई भी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए इफ इट्स नो गो फ्रॉम देयर साइड, दे विल ऑल मतलब एज यूजुअल कल्यूड विद द 4 मेंबर्स एंड देन डिनाई द राइट ऑफ द गवर्नर जनरल्स पॉलिसी. ठीक है. So the last point that you wrote was is it also made the regulating act of 1773 also made Bombay and Madras presidencies subordinate to Bengal. ठीक है. Next you write the act also provided for the establishment of Supreme Court at Calcutta in 1774. तो 1774 the Supreme Court was established. मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ. ठीक है, राइट डाउन. The Supreme Court was established. Supreme Court was established in Calcutta 1774. ठीक है. And the composition in Supreme Court was that it will have one Chief Justice plus 3 other judges. 3 टोटल 4 जजेस थे जिसमें से एक चीफ जस्टिस था और बाकी के 3 अदर जजेस. ठीक है. एंड इन दिस यू राइट एलिजे इम्पे was the first chief justice of Supreme Court. ठीक है. तो who was the first? You can write Elize, E-L-I-Z-A-H-I-M-P-E-Y, Impey. ठीक है. Next right. The act prohibited the servants of company to indulge in any private trade or accepting any present or gift from the natives. Next right. Act required every official on his return to Britain or home, स्लैश करके लिख लो, मतलब होम का मतलब ब्रिटेन है इधर. ठीक है, ब्रिटेन होम. ठीक है. So I'll repeat this point. Act required every official on his return to home to give a statement on his property and how that property was acquired. ठीक है, मतलब एक तरीके का एफिडेविट मांगा था कि भाई जब भी तुम आओगे वापस ब्रिटेन तो जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो कैसे बनी उसका तुम्हें वो देना है पूरा लिख के, बहकाता बना के कि भाई कैसे तुमने गेन करी है वो प्रॉपर्टी. ठीक है. So write down the subheading in this only, Regulating Act of 1773 itself. Criticism of this act. ठीक है, इसका सब टॉपिक ही है. तो criticism of Regulating Act of 1773. This is 3. ठीक है. Write down. Governor General was powerless in his council. जो अभी हमने देखा जिसमें 4 आपके असिस्टेंट काउंसिल के साथ साथ, बिकॉज मद्रास और बॉम्बे को भी सेम लेवल मिल गया था, सबऑर्डिनेट बन गए थे, तो गवर्नर जनरल की जो रोल था वो ज़्यादा पावरफुल नहीं था. ठीक है. तो वेरी फर्स्ट पॉइंट वाज गवर्नर जनरल वाज पावरलेस इन हिज काउंसिल. नेक्स्ट यू राइट मोस्ट ऑफ द टाइम
councillors did not supported the Governor General, and often there was policy paralysis in council. Next, right? There was nothing in act about the people of India. मतलब obviously जो native लोग थे उनके लिए कुछ भी नहीं था. Next, right? There was no clear-cut demarcation between the powers and the jurisdiction of Supreme Court and Governor General. Supreme Court established तो कर दी थी, right? 1774 में, but there was no clear-cut bifurcation of powers. No clear bifurcation of powers between Governor General and Supreme Court. ठीक है. Next, right? Parliament control over the company was not very effective. ठीक है. मतलब अगर आप उसके नॉर्म्स देखोगे तो बहुत ही नॉमिनल चीज़ें इंप्लीमेंट करने की ट्राई करी थी कि ऑफिशियल्स किसी भी पर्सनल उसको मतलब पर्सनल ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे, प्राइवेट ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं होंगे. एंड जो ऑफिशियल्स थे द टाइम जब वो आते थे वापस ब्रिटेन में आएंगे, दे ओनली हैड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट स्टेटिंग कि जो हाउस है वो कितना कैसे क्या लिया है, दैट्स इट. ठीक है. बट देयर वाज नो हार्ड पनिशमेंट या कोई हार्ड स्टैंड नहीं था पार्लियामेंट की साइड से. ठीक है. सो दिस वाज ऑल लाइक अ क्रिटिसिज्म ऑफ दिस एक्ट. सो नेक्स्ट, राइट? पिट्स इंडिया एक्ट 1784. लास्ट टॉपिक फॉर टुडे. पिट्स इंडिया एक्ट 1784. ठीक है. अब ऑब्वियसली हर एक्ट जो भी आता है वो अपने पुराने या उससे पिछले वाले एक्ट का एक तरीके का इन्हेंसमेंट होता है. जो भी उसमें पॉइंट्स मिसिंग थे उसको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है, राइट? तो जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो हमेशा एक ऑप्टिमिज्म के साथ आती हैं कि ठीक है, जो चीज़ें इग्नोर करी गई थी उसको बेटर करने का ट्राई किया जाएगा, राइट? सो अंडर पिट्स इंडिया एक्ट 1784, राइट डाउन first point. This act set up a board of control in Britain through which the British government could fully control the company's civil, military and revenue affairs in India. तो ये वाला जो था पॉइंट, ये this came into picture through Pitt's India Act 1784, and through this the Parliament got the right to control civil, military and civil, military and revenue, my bad, revenue rights of company. ठीक है. ये पॉइंटर्स हैं और इसके साथ साथ ये लिख लो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश हुई जिसके थ्रू पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें कंट्रोल करती थी आपकी कंपनी की. ठीक है. तो आई जस्ट रिपीट the first point. This act sets up board of control in Britain through which the British government could fully control the company's civil, military and revenue affairs in India. Next, right? It clearly distinguished between the commercial and the political functions of the company. ठीक है. Distinguish commercial, क्योंकि कमर्शियल ज़रूरी है बिकॉज आए तो ये ट्रेडर्स बन के ही थे. कमर्शियल्स एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी. ठीक है. नेक्स्ट, राइट? विद दिस एक्ट जॉइंट रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज स्टार्टेड. ऑब्वियसली क्योंकि क्राउन इन्वॉल्व हो रही है, पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो रहा है और कंपनी के अफेयर्स थे वो कंट्रोल हो रहे हैं, तो दोनों का मिक्स एंड मैच था. नेक्स्ट, राइट? फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज पोजीशन इन इंडिया वाज कॉल्ड ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया. ठीक है. सो यहाँ पे आप कह सकते हो जो अभी तक EEIC था, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इवेंचुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया. ठीक है. नेक्स्ट, राइट? विद द अराइवल ऑफ कॉर्नवालिस इन 1785 he was given the power to overrule his council on important matters. तो यहाँ पे जो हमारा चैलेंज आता था कि जो भी हमारे गवर्नर जनरल पॉलिसी लाते थे, 4 काउंसिल और जो सबॉर्डिनेट्स थे बॉम्बे और मद्रास के, वो उसको
नलिफाई करते थे या वीटोड करते थे, उसको काउंटर करने के लिए व्हेन कॉर्नवालिस अराइव्ड इन 1785, ठीक है, he was given special rights to overrule his council. Special rights to overrule his council on quotes important decisions. ठीक है, अब वो उसके ऊपर था कि वो किस टॉपिक को इम्पोर्टेंट समझ रहा है. ठीक है, so I'll just repeat the last point. With the arrival of Cornwallis in 1785, he was given the power to overrule his council on important matters. Next you write, he was also made the commander-in-chief of all the British Indian troops. ठीक है, तो आ सकता है कि who was the first commander-in-chief. ठीक है, तो वो कॉर्नवालिस था, और कमांडर-इन-चीफ किसका होता है, जो ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स थे. तो कॉर्नवालिस became commander in chief of British Indian troops. ठीक है, इसके आते ही ये फर्स्ट कमांडर इन चीफ भी बन गया. जस्ट राइट दिस डाउन. नेक्स्ट यू राइट, one of the provisions of Pitt's India Act was to forbid the policy of conquest and non-interference in the internal affairs of native rulers. ठीक है, तो ये कहने वाली बात थी कि भाई पॉलिटिकल और इंटरनल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, बट वी ऑल नो ब्रिटिशर्स ने इसके बाद भी काफ़ी कॉन्क्वेस्ट करे थे, तो इट वाज जस्ट द सेइंग. ठीक है, so last point I repeat, one of the provisions of Pitt's India Act was to forbid the policy of conquest and non-interference in the internal affairs of native rulers. But you can write in continuation that but it was a seldom observed. ठीक है, so with this we'll come to the end of our today's class, and in next class we'll be discussing the Charter Act of 1793. Then you have Charter Act of 1813, then in continuation Charter Act of 1833, then after this Charter Act of 1853, and we're going to study some important pointers or the pillars of British administration in India. जैसे जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, we'll study about civil services, army, then you have police, all those things we'll discuss, and then that will be the end for the next lecture, and after this we'll start with the judicial organization. ठीक है, so I hope you like the video today, so like, share and subscribe if you like this, and बाकी रिवाइज करो, पढ़ो, and all the very best, अच्छे से पढ़ो, and I'll see you in the next one. Thank you.